ये बैंक्स और ये बड़े-बड़े ब्रांड्स आपके ऊपर अचानक से इतने मेहरबान क्यों हो जाते हैं? क्या ये आपका सच में भला सोचते हैं? ना, 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 परचेज़िंग कैपेसिटी कुछ है ही नहीं। आपके पॉकेट में ₹0 है और आप जाके 20,000 का आइटम परचेज़ कर रहे हैं और फिर ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है ना, बहुत ही डरावना होता है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। आप सभी का स्वागत है डिस्कस के सेकंड एपिसोड में। आपने फर्स्ट एपिसोड देखा, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएँ सेकंड एपिसोड में। और इस एपिसोड में भी क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, ज़रूर बताएँ कमेंट में और अपना प्यार ज़रूर दें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, स्टार्ट करता हूँ मैं। आज का टॉपिक बड़ा ही अच्छा है। आज का टॉपिक है नो कॉस्ट ईएमआई या फिर लो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई ज़्यादातर टर्म है जो कि यूज़ होता है। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदने जाते हैं, मैं भी गया था। मुझे कुछ चीज़ खरीदनी थी और उसका प्राइस था अराउंड 36,000, है ना? तो मैं जब उसकी पेमेंट करने के लिए गया, तो मुझे स्टोर वालों ने खुद ही बोला कि आप इसको ईएमआई में परचेज़ कर लो। मैंने उनको बोला कि मैं क्यों ईएमआई में परचेज़ कर लूँ कि जब मेरी कैपेसिटी है, मैं इसका फुल पेमेंट कर सकता हूँ, तो मैं ईएमआई में क्यों परचेज़ करूँ? उन्होंने बोला कि सर ये बहुत अच्छी स्कीम है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो ईएमआई में, तो आपको कुछ ₹1000 का कैशबैक मिलेगा, ठीक है, ऑन द स्पॉट। इट मीन्स कि जो 36,000 वाली चीज़ है, आपको 35,000 की मिल जाएगी। मैंने बोला ठीक है, दे दो। पर बोलते हैं ना, ना, ना इतना ईज़ी नहीं, यहाँ पर एक और ट्रिक है। मैंने पूछा क्या? तो बोलते हैं कि आप इस अमाउंट को 6 मंथ्स में पे कर सकते हो, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। 36,000 6 महीने में पे करिए, 6,000 एवरी मंथ पे करिए इस तरीके से। तो अब इसमें कैच क्या है? ये बैंक्स और ये बड़े-बड़े ब्रांड्स आपके ऊपर अचानक से इतने मेहरबान क्यों हो जाते हैं? क्या ये आपका सच में भला सोचते हैं? ना, 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 ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है अगर आप ये सोचते हो कि आपके बारे में ये सच में अच्छा सोचते हैं। कौन ऐसा है जो पूरा पैसा आपसे एक साथ ना लेके उसको 6 ईएमआईज़ में लेगा और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के, बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के? ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? मैं बताता हूँ। आपने कोई भी चीज़ खरीदी, अगर 36 को मैं ईज़ी बना देता हूँ। लेट्स से आपने ₹6000 की कोई चीज़ खरीदी। आपकी कैपेसिटी है, आप ₹6000 लेके एक शॉप पे गए और वहाँ पर उसने बोला आपको आप ये ₹6000 एक साथ ना देके आप 6 महीने की ईएमआई दे दीजिए। बड़ा ही फ़ैसिनेटिंग लगता है ना? कि पैसे को हम 6 महीने में देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सब चीज़ें ठीक है, समझ आती है। पर यहाँ पर आता है रियल कैच। ₹6000 देने के बाद ईएमआई कन्वर्जन चार्जेज़ जो आपसे बैंक चार्ज करेगा 199 प्लस जीएसटी, इट मीन्स ₹235 समथिंग आपको फर्स्ट बिल में एक्स्ट्रा पे करना होगा। दूसरी बात, ये लोग आपको उस चीज़ का भी काउंटर करके देते हैं। बोलते हैं आपको कैशबैक मिल जाएगा अराउंड 500 का। चलो ठीक है, वो चीज़ काउंटर होगी। सेकंड चीज़, आप ₹1000 पर मंथ दे रहे हो, तो जब आप ईएमआई पे करते हो ना, तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे, उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके। 1000 की ईएमआई जाती है, तो वो पूरा 1000 वन शॉट में नहीं आता। लेट्स से अगर 700 प्लस 300 या फिर 700 200 समथिंग करके इस तरीके से आएगा 2 पार्ट्स में। तो आप बोलते हो कि ये भी ठीक है, नहीं इसमें यहाँ पे ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसमें जो 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल, दूसरा पार्ट है इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट जो प्रिंसिपल है, अगर वो ₹700 है एग्ज़ाम्पल के लिए, उसपे अगर इंटरेस्ट है ₹300 या 299 या कुछ भी हो सकता है ना? जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर रिपीट किया है मैंने, जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है और वो जीएसटी कंपोनेंट आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट की किसी अदर रो आइटम में होगा जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक भी ठीक है, आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ₹6000 की आइटम मैं 6 महीने में पे कर रहा हूँ, 10, 20, ₹30 एक्स्ट्रा जीएसटी अगर मैंने एवरी मंथ पे भी कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब मुझे ज़रा आप एक बात बताओ, ये बैंक वाले क्या सच में इतने अच्छे हैं? क्या ये ब्रांड वाले सच में इतने अच्छे हैं जिन्होंने आपको बिना किसी लालच के ये सारी चीज़ें दे दी? नहीं, ये ट्रैप है। ट्रैप क्या है? डे 1 पे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ब्लॉक हो जाती है। ₹6000 अगले महीने 5 फिर 4, 3, 2, 1 इस तरीके से। वो 6 महीने के लिए ब्लॉक रहती है। दूसरी चीज़, आपके मेंटल हेल्थ को ये कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करती है। आपके सिर पे हर महीने तलवार लटकी रहती है कि यार पे करना है, ईएमआई पे करनी है, ईएमआई पे करनी है, ईएमआई पे करनी है, इस तरीके से। आप मेंटल पीस में नहीं रहते हो। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ये है, आप डे 1 पे ₹6000 कैश लेके गए थे। 6 महीने के बाद जब आप उस प्रोडक्ट का पूरा पैसा पे कर चुके हो, वो ₹6000 आपके पास आप देखोगे हैं ही नहीं। ज़्यादा लोग उस ₹6000 को या जो भी अमाउंट वो लेके जाते हैं, उस पैसे को पहले ही खर्च कर चुके होते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ? बैंक्स को और ब्रांड्स को, जो भी आपकी परचेज़िंग पावर थी, उसको आप कहीं न कहीं तो यूज़ करोगे ना, किसी न किसी ब्रांड पे तो यूज़ करोगे ना।
रिजल्ट क्या हुआ? डुअल सेल्स, है ना? इनकी डबल सेल हो गई, तो एक्चुअली में आपने एक ऐसी चीज़ परचेज़ की है जो आपकी कैपेसिटी में थी ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो आप डे 1 पे ₹6000 लेके गए थे और आपने उस पैसे से ना खरीद के नो कॉस्ट ईएमआई पे अगर कुछ खरीदा है और 6 महीने में पैसे पे किए हैं, तो आपने बहुत बड़ा समझदारी का काम किया है? नहीं, क्योंकि वो ₹6000 आपके पास बचे ही नहीं 6 महीने के बाद। हुआ क्या? क्योंकि आपने ₹6000 जो थे वो पहले ही खर्च कर लिए और 6000 की ईएमआई पे कर रहे हो। इट मीन्स कि आपने वो चीज़ खरीद ली जो आपकी परचेज़िंग कैपेसिटी थी ही नहीं। फर्स्ट टाइम जब आप इस चीज़ को परचेज़ करते हो सकता है कि आप पैसे को सेव करके रख भी लो कि भाई मैं तो 6 महीने तक सेव करके रखूँगा, जो मेरा कैश था मेरे पास और मैं जो प्रोडक्ट खरीद के लाया उस पैसे को 6 महीने में दूँगा। हो सकता है कि आप पहली बार मैनेज कर लो, लेकिन जब आपको कोई चीज़ ईज़िली मिलने लगती है, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। आपको नेक्स्ट टाइम कुछ चाहिए होगा ना, लेट्स से आपने 6000 का कुछ खरीदा, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ 20,000 का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए होगा, आप किसी भी बड़े ब्रांड के शोरूम में जाओगे, उसको बोलोगे, मुझे नो कॉस्ट ईएमआई पे पे करना है। 99% चांसेस है कि आप ऐसा करोगे। तो इस बार आप क्या कर रहे हो? आपकी परचेज़िंग पावर तो है ही नहीं। फिर क्या होगा? अगर गर्मियाँ हैं, तो आप एक्स्ट्रा एसी परचेज़ कर लोगे। सर्दियाँ हैं, तो एक्स्ट्रा हीटर परचेज़ कर लोगे। टीवी अगर आपको छोटा लग रहा है, आप टीवी बड़ा परचेज़ कर लोगे। इस तरीके से जो आकांक्षाएँ हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। कभी खत्म नहीं होती हैं इंसान की। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप एक धीरे-धीरे ऐसे कर्ज़ में डूब जाओगे, जो आपको महसूस भी नहीं होगा। रिज़ल्ट क्या होगा? आप उस कर्ज़ को पे करने के लिए आपकी तो इनकम लिमिटेड ही है ना, क्योंकि जब आप कोई चीज़ ईएमआई पे ले रहे हो, इट मीन्स आपके पास पैसे नहीं हैं। आप कोई बड़े बिज़नेस में नहीं हो या फिर आपकी कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है ना? आप ₹40,000 की चीज़ को अगर ईएमआई पे खरीद रहे हो या 20,000 की चीज़ को ईएमआई पे खरीद रहे हो, इट मीन्स कि आपके पास पैसे नहीं थे, उसको खरीदने के लिए। तो क्या होगा? आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बिल्ड हो जाएगा फाइनेंशियली। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, आप उसको पे करने के लिए लोन लोगे और उस टाइम पे आप फिर से पर्सनल लोन या फिर किसी प्राइवेट लेंडर के चक्कर में फँसोगे और फिर से उस लोन को अगर टाइम पे रीपे नहीं कर पाए, तो आप उस लोन को पे करने के लिए मैंने देखा है, बहुत सारे लोग उस लोन को पे करने के लिए नेक्स्ट लोन ले लेते हैं। और फिर ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है ना, बहुत ही डरावना होता है। मैंने लास्ट एपिसोड पे भी इस बारे में बात की थी, जो ये ईएमआई का चक्कर होता है, बहुत खतरनाक होता है दोस्त। सो आज के एपिसोड का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आपकी परचेज़िंग कैपेसिटी है किसी चीज़ को परचेज़ करने की, तो करिए। बहुत सारे लोगों ने ये बोला आप जिस चीज़ को कैश में नहीं खरीद सकते, उसको क्रेडिट पे मत लीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि 6 मंथ्स ईएमआई अगर आपको नो कॉस्ट पे करनी है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत चीज़ है, ये ठीक है, बेनिफिशियल है, बट आप उस पैसे को सँभाल के 6 महीने तक आपको रखना होगा। ईज़ी इसका वे ये है कि आपने जिस दिन प प्रोडक्ट परचेज़ किया, उसी दिन आपको अपने कैश की एक एफडी कर देनी है 6 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए, जितनी भी लंबी आपकी ड्यूरेशन है उस ईएमआई की। तभी आपका पैसा वो बच पाएगा और आप इस ट्रैप से बच पाएँगे। इसको एक आदत बना लीजिए। ये बहुत ही अच्छी आदत है। मैं नो कॉस्ट ईएमआई के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ तो सिर्फ़ उस चीज़ के जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है, आप उस चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताएँ। आप क्या सोचते हैं? क्या अच्छा लगा आपको? क्या बुरा लगा? जो भी गलतियाँ हैं आप वो बताएँ। इससे क्या है मुझे इम्प्रूव करने का चांस मिलेगा, राइट? और इस एपिसोड को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल डिस्कस के 3rd एपिसोड में। नमस्कार। शुभ रात्रि। बाय-बाय।